नमस्कार। अब तक हमने राजस्थान की दो प्रमुख जनजातियों का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की दो अन्य जनजातियां ग्रासिया और सहरिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ग्रासिया जनजाति के बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान की कुल आदिवासी जनसंख्या का ये केवल 2.5% भाग है और मुख्यतः उदयपुर सिरोही जिलों में ये पाई जाती हैं, जिनमें उदयपुर की खेरवाड़ा, कोटड़ा, जाडोल, फड़ासिया, गोगुंदा तथा सिरोही का पिंडवाड़ा और आबू और बाली का कुछ क्षेत्र है, मतलब बाली तहसील का कुछ क्षेत्र है जो इनको मुख्य रूप से इनमें ये शब्द ग्रासिया पाए जाते हैं। और वर्तमान में इनकी जो आबादी है 3.14 लाख 2001 की जनसंख्या के अनुसार है। और जनरल टोड जो आए थे, इन्होंने इनकी उत्पत्ति गवा शब्द से मानी है। इसके अलावा हम इनकी बात करें तो ये अपना आपको चौहान राजपूतों के वंशज के रूप में मानते हैं। और जो माउंट आबू की नकी झील है वह इनका पवित्र स्थान है और ये अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन है उनका विसर्जन नकी झील में करते हैं। शतात्मक परिवार इनके प्रचलन में है। दो तरह के समाजों में ग्रासिया समाज विभक्त हैं, जिनमें भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। इसके अलावा हम इनकी बात करें तो मुख्य रूप से इनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं, ये लोग जो सबसे पहले हम बात करें जैसे आवास हैं, इनकी भीलों के तरह ही जीने के तरीके हैं। घर, जीने का तरीका, भाषा, तीर कमान आदि कई बातों में इनमें भीलों के साथ समानता पाई जाती है। और ये दूर छोटी छोटी पहाड़ियों पर छितराई रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर अभी तक इनके ज़्यादातर कच्चे मकान ही हैं और एक गांव में प्राय एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। इनकी भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण रूप पाया जाता है। गांव को फड़ी कहते हैं और ये अपने पहाड़ों की ढलान पर सामान्यतः इनके घर बनाते हैं। और इनकी जो मुख्य जो बोली है, इनमें च और स का काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे चौहान को सोहान बोलेंगे और इसी प्रकार स को है बोलते हैं। फिर इनमें जो विवाह का जो प्रकार है, मोरबंदिया विवाह है, पहरावना विवाह है, ताड़ना विवाह है, सेवा विवाह है आदि है। मोरबंदिया विवाह में ये एक प्रकार से विवाह में फेरे आदि संस्कार होते हैं जिसके द्वारा संपन्न किया जाता है। और पहरावना जो विवाह होता है इसमें ये नाम मात्र के फेरे लेते हैं। ताड़ना विवाह, इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को केवल कन्या के मूल्य के रूप में विवाह की भेंट देता है। सेवा विवाह ग्रासियों में प्रचलित विवाह जिसमें वर वधू के घर जमाई बनकर रहता है, ये सेवा विवाह। इसके अलावा ये लोग प्रेम विवाह सबसे ज़्यादा करते हैं। और इनके दो मुख्य मेले आते हैं, एक ऋषिकेश का मेला और एक सियावा का मेला, जहाँ ये लोग रात भर नृत्य करते हैं और सुबह सवेरे के आसपास ये लोग जिसके प्रेम करना चाहते हैं या प्यार करते हैं या जिससे शादी करना चाहते हैं उसके साथ ये भाग जाते हैं। और उसके बाद में इनकी पंचायत बैठती है, जो इनके जो भी मूल्य होता है वो मूल्य देने के बाद में ये विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। इसके अलावा इनमें मुख्य रूप में आटा साटा विवाह भी है, जो जिसमें लड़की देने के बदले उसी घर की लड़की या बहू के रूप में लेते हैं, ये भी इनके चलता है। इसके अलावा एक और विवाह है खेवणा, माता पिता विवाहित स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना, इसको खेवणा विवाह कहते हैं। कोई भी जो विवाहित स्त्री होती है जब वो अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करती है तो उसको खेवणा कहते हैं। एक मेलबो विवाह और होता है जो ग्रासियों में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर छोड़ देते हैं, इसको मेल विवाह कहते हैं। नाता या नात्रा प्रथा भी है, इसमें स्त्री अपने पति या बच्चों को छोड़ के दूसरे पुरुष से जो विवाह कर लेती हैं, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हम जैसे इनकी बात करें तो इनका रहन सहन, वेशभूषा अपनी एक अलग पहचान है। ग्रासिया पुरुष जो होता है वो धोती कमीज पहनता है, सिर पर तौलिया बांधता है,
ग्रासिया स्त्री जो होती हैं वो गहरे रंग के तड़क भड़क वाले और रंगीन घाघरा और ओढ़नी ओढ़ती हैं। तारा भात की ओढ़नी भी इनमें काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस हैं। और अपने सबसे बड़ी जो इनकी खासियत है इनकी महिलाओं की, ये अपने तन को पूर्ण रूप से ढकती है। इन जनजाति की जो महिलाएं ये चमकीले वस्त्रों को ज़्यादा शौकीन होती हैं। उस चमकीले वस्त्रों के ऊपर अपने खुद का नाम, अपने प्रेमी का नाम या अपने पति का नाम भी लिखवाना ये काफ़ी पसंद करती हैं। और विधवाएं केवल काले और गहरे नीले रंग का उपयोग करती हैं। इसके अलावा जो ग्रासिया की स्त्रियां होती है वो कांच से जड़ा हुआ लाल रंग का घाघरा और ओढ़नी, कुर्ता, कांचली मुख्य रूप से पहनती है। कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती है। विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। इसके अलावा भी इन महिलाओं के चेहरे पर छोटे छोटे बिंदुओं का गोदना और ठोड़ी और पर बिंदुओं की 2 पंक्तियां गोदना मुख्य रूप से पाया जाता है। पुरुष जो वर्तमान में जो ग्रासिया पुरुष होता है वो धोती, झुलकी, पुठिया कमीज और सिर पर साफा फेंटा बांधता है। हाथों में कड़े, कडले, भाटली, गले में पतरला, हंसली, कानों में झेले, मुर्की, लूंग, तंगड़ आदि पहनते हैं। ग्रासिया वर्तमान में इनका जो पहनावा होता है उसके अंदर कसीदाकारी मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो इनमें भीलों की तरह जो गोदना होता है वो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और महिलाएं प्राय ललाट और थोड़ी पर ये गोदने का मतलब गोदना बनाती है। फिर हम जैसे इनका जो समाज है, परिवार की हम बात करें तो मुख्य रूप से ये एकाकी परिवारों में विभक्त होते हैं और पितृसत्तात्मक परिवार का होता है। पिता परिवार का मुख्य होता है। इसके अलावा इनमें जो ये मुख्य ग्राम और भाखर स्तर पर इनकी जो पंचायती होती है, पंचायत का जो मुख्य होता है वो पटेल या सैलोत या पालवी कहलाता है। और पंचायत जो होती है वो आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड इनमें तय करती है। और इनके 2 मुख्य जातियों के जो भाग भी होते हैं, एक मोटी जात, मोटी नियात, और नान की जात, नैन की नियात। अब इसमें बड़े और छोटे का अंतर आप दिखाई देता है। कुछ उस उच्च वर्ग के ग्रासिया होते हैं जो अपना आपको बांबोर हाइया भी कहते हैं। नैन की नियात को मंडेरिया ग्रासिया कहते हैं। हालांकि विशेष इनमें कोई संरचनात्मक तत्व नहीं है, इसलिए इनमें भेद को कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। और मुख्यतः ये प्रकृति प्रेमी है। इनको अपना खाना पीना और प्रकृति के साथ आनंद के रूप में रहना ये मुख्य रूप से पसंद करते हैं। छोटे छोटे कच्चे मकान बना के ये रहते हैं। और इसके अलावा जिसे हम बात करते हैं कि भील ग्रासिया, यदि कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील या गमेती स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को भील ग्रासिया कहा जाता है। इसके अलावा हम इनके बात करें तो ग्रासियों के जो मेले होते हैं, इनमें प्रमुख जो मेला होता है गोर का मेला या अंजारी का मेला होता है, जो सिरी क्षेत्र में वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और इनके बड़े मेलों में मनखारो मेलो कहलाता है। गुजरात के चौपासनी क्षेत्र का मनखारो मेलो काफ़ी जो प्रसिद्ध है। युवाओं के लिए जो इनके जो युवक युवती होते हैं इनके लिए इन मेलों का बड़ा महत्व है। और ये सबसे बड़ी बात जो इनमें है, ये मेलों में अपने जीवन साथी को चुनते हैं, क्योंकि जो वैशाख पूर्णिमा का जो सिरोही का जो मेला होता है ये इस ग्रासिया जनजाति का कुंभ होता है। इसके अलावा देवला महादेव मेला, गौर मालासुर मेला, गोगुंदा का मेला, अंबाजी का मेला, अधर देव का मेला, ये काफ़ी मेले होते हैं जो काफ़ी जगह लगते हैं और जहाँ पे ये अपने सामाजिक संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और जीवन साथियों को चुनते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ नृत्य भी चलते हैं, जैसे वालर हैं, गरबा हैं, गेर, कूदा, लूर, मोरिया, मांदल, जवार और गोर इनके प्रमुख नृत्य हैं। जैसे वालर नृत्य में क्या है कि स्त्री पुरुष अर्धवर्त आधा चांद बना के इस नृत्य को करते हैं और किसी प्रकार का कोई वाद्य जो यंत्र है ये नहीं बजाते हैं, केवल उसमें गायन करते हैं आपस में। स्त्री और पुरुष आधा चांद बना के एक दूसरे को गाते हैं। इसी तरह मांदल नृत्य है जो ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाह आदि जो इनके उत्सव जो त्यौहार होते हैं इनमें महिलाएं जो होती हैं वृत्ताकार पथ पर नृत्य करती है। इसके अलावा गौर नृत्य भी हैं जो गणगौर के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं और ये युगल नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसके अलावा लूर नृत्य
जो लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा मेलों और विवाह के अवसर पर विशेष तौर से किया जाता है। जवारा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कूद नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है और इसमें भी किसी तरह का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाता है। ये लोग पारंपरिक पंक्तिबद्ध होकर अर्धचंद्राकार व्रत रूप में गाते हैं और नृत्य करते हैं। इसके अलावा मोरिया नृत्य हैं जो गरासिया विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के समय केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में जब हम बात करेंगे इनका जो भोजन है भी, ये मुख्य रूप से मक्का, बाजरा, मलीचा आदि के प्रमुख शौकीन होते हैं। इसके अलावा ये मांसाहारी भी होते हैं, शिकार जो जंगल से मिल जाता है उससे शिकार भी कर लेते हैं। इसके और ये गोमांस नहीं खाते हैं। सुअर, खरगोश, हिरण आदि जो होते हैं छोटे जानवर, इनमें ये बड़ी रुचि रखते हैं। जंगली मुर्गा इनका प्रसिद्ध भोजन के रूप में शामिल होता है। वर्तमान में जो ग्रासिया हैं काफ़ी कुछ शिक्षित अवस्था में आ गया है और ये अपने जो वन उत्पाद होते हैं इनको शहरों में लाकर बेचने लगे हैं। जैसे सीताफल है या बालम काकड़ी है और भी छोटे मोटे जो फसलें होती हैं इनको लाके मंडी में बेच के जाते हैं, उससे पैसा कमाने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अपने प्राचीन जो अव्यवस्था से उससे ये शहरों की ओर अग्रसर होने लगे हैं। इनकी जो शिक्षित होने के जो भाव हैं ये काफ़ी इनमें देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में ये शहरों में आने लगे हैं और ये कृषि कार्य भी करने लगे हैं और शहरों में आके मजदूरी भी करने लगे हैं। अब इनके अलावा जो इनकी कुछ मुख्य जो शब्दावली हैं जो ये आपस में काम में लेते हैं वो मैं आपको एक छोटे रूप में बता देता हूँ। पाड़ जो होता है गरासियों का एक गांव है जिसमें केवल एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं। सोहरी होता है, ये अनाज इकट्ठा करने की कोठियाँ होती है। हुर्रे व्यक्तियों की मृत्यु होने के बाद उसकी याद में बनाई जाने वाला स्मारक को हुर्रे कहते हैं। घेर गरासियों का घर कहलाता है। फाड़िया गरासियों का गांव के कहला जाता है। सहलोत जो होता है गांव का मुख्य होता है। कांदिया जो होता है गरासिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा है। हेलरू जो होता है, हेलरू मुख्य रूप से गरासिया जनजाति को विकास करने वाली सहकारी संस्था जो हेलरू कहलाती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की हम बात करें तो ये राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति है और ये सबसे डरपोक और पिछड़े हुए लोग हैं। इसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह PTG में शामिल किया गया है और ये मुख्यतः 12 जिले की शाहाबाद और किशनगढ़ पंचायत समिति तहसीलों में ही मुख्य रूप से पाई जाती हैं। 2011 के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या की जो आबादी है वो 1.14 लाख थी। और जो इनका सहरिया शब्द है ये सहरा से बना है जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है और इनका जन्म सहारा के रेगिस्तान में हुआ ऐसा माना जाता है, ये लोग मानते हैं। और ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। इनमें वधु मूल्य तथा बहुपत्नी का भी प्रचलन है। और इसके अलावा ये लोग जंगलों से जड़ी बूटियाँ को एकत्रित करके विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाने में भी सक्षम होते हैं। शहरियों के जो जनजातियों के गुरु हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं और इनकी जाति में भीख मांगना वर्जित है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो सहराना जो है इनकी बस्ती को जो सहराना कहते हैं और इन जनजाति के गांव जो होते हैं वो सहरोल कहलाते हैं। और इस समुदाय में नाता प्रथा प्रचलित हैं। इनकी कुलदेवी हैं वो कोडिया देवी हैं और इनके परिवार में जो लठमार होली है वो मुख्य रूप से प्रचलित हैं। गोदना गोदवाने की बड़े इनकी जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी शौकीन होती है, जबकि पुरुषों में गोदना वर्जित है, पुरुष गोदना नहीं करवाते हैं। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से ये लेंगी खेला जाता है या खेलते हैं। इस जाति के लोग जो मुख्य रूप से हिंदू त्योहारों को देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक उत्सव मनाते हैं। ये लोग तेजा जी को आराध्य देव के रूप में इनका पूजन करते हैं और तेजा जी जो इनके कुल देवता के रूप में भी माना जाता है। शहरियों के 50 गोत्र होते हैं और जैसे हम सहराना की मैं एक बात और बता देता हूँ। सहराना के बीच में एक छतरीनुमा गोल और चौकोर झोंपड़ी या ढालिया बनाया जाता है जिसे हथाई या बंगला कहते हैं। यह शहर या समाज की सामुदायिक संपत्ति होती है। इसके अलावा हम बात करें तो शहरिया जो जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो होता है सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में सीताबाड़ी नामक स्थान पर
वैशाख अमावस्या को पड़ता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं और इस सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य शिकारी नृत्य है। इसके अलावा शहरियों की हम बात करें तो सहरिया जनजाति की 50 गोत्र हैं, जिनमें चौहान और डोडिया गोत्र राजपूत गोत्र से मिलते जुलते हैं और स्वयं को राजपूतों की भ्रष्ट संतान मानते हैं, जो कभी गाय को मारकर उसका मांस खा गए थे। और सहरिया के जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। ये लोग स्थायी वैवाहिक जीवन को मतलब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा इनमें नाता प्रथा, विवाह, कुंवारी दोनों मानते हैं। इसके अलावा अतीत में इनके कुछ नाता प्रथा के स्त्रियों को शारीरिक दंड दिया जाता था। वर्तमान में इस तरह का कुछ भी मामला जो होता है वो इनके जो कोतवाल होता है वो इस तरह के मामले सलटा देता है या निपटा देता है। इसके अलावा अन्य जो स्थानीय मुख्य होता है उसको जो पटेल होता है, इसके बाद में भी कुछ जो होते हैं जैसे देवियाँ हैं और तेजा जी को मुख्य रूप से ये भौरगढ़ में एक जो मेला लगता है वहाँ ये लोग जाते हैं। इसके अलावा इनका एक कपिल धारा का मेला लगता है जो 12 जिले में कार्तिक पूर्णिमा को भी लगता है। अब हम बात करें इनकी जैसे वेशभूषा है तो सहरिया पुरुषों की अंगरखी को सलूखा, इनके साफे को खपटा तथा इनकी धोती पंछा कहलाती है और कंधे पर ये तौलिया रखने के शौकीन होते हैं। पुरुष कानों में बालियां, गले में ताबीज, चैन, हाथों की कलाइयों में कड़ा आदि पहनते हैं और स्थानांतरित कृषि कहते हैं। भीख नहीं मांगते हैं और लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। शिकारी नृत्य के शौकीन हैं। इसके अलावा सहरिया जो जनजाति इनके सघन गांव देखने को मिलते हैं। ये छतरी नुमा घरों में निवास करते हैं जो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, घास फूस के बने घरों में रहते हैं, जिसको टापरी कहते हैं। इसके अलावा इनका एक सामूहिक घर भी होता है जहाँ वे पंचायत करते हैं, जिसको बंगला कहते हैं। इसके बाद में इनके एक ही गांव के लोगों के घरों को समूह को जो इनकी भाषा में थोक कहा जाता है, इसे ही एक अन्य जाति में दूसरा फला कहते हैं। ये लोग घने जंगलों, पेड़ों, बलियों और पर जो मचानों पर झोंपड़ी बनाते हैं उसे टोपा, गोपना या कोरवा कहते हैं। अनाज या घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी, गोबर की सुंदर कलात्मक कोठियाँ बनाते हैं। इसके अलावा जिसको भंडारी भी कहते हैं। और इनका जो एक धारी संस्कार है जो मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियाँ व राख इकट्ठी करके रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। और जो आकृति देखने के बाद अस्थियां और राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिल धारा में ये प्रवाहित कर देते हैं और जिसे धारी संस्कार के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में ये भी धीरे धीरे शिक्षा के साथ जुड़े हैं और इनका आगे की ओर बढ़ने के लिए मॉडर्न या आधुनिक संस्कृति में अपना आप को बनाए रखते हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। फिर भी वर्तमान में काफ़ी पिछड़ी हुई जनजाति हैं जो इनके लिए कई तरह की संस्थाएं हैं ये वर्तमान में कार्य कर रही हैं। कुछ मुख्य जो संस्थाएं हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में जनजाति विकास में कई तरह की संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें एक है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, जिसकी स्थापना 27 मार्च 1976 में हुई, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो उदयपुर, बांसवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़ व साइट क्षेत्रीय कार्यालय माउंट आबू तथा आदिवासियों जो इनको इस संस्था का मुख्य जो इनका कार्य है वो आदिवासियों को बिचौलिया, व्यापारी और साहूकार या किसी दलाल से बचाने का होता है, जिससे ये अपनी जो उपज होती है या किसी तरह का जो व्यापार करते हैं उसका सीधा इनको पूरा फायदा मिल सके। इसके अलावा दूसरी और संस्था है जो है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 में की गई और इसका मुख्यालय भी उदयपुर में है। 1979 में यह संस्था जनजाति विकास निगम के अधीन है और जनजातियों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ ही इनके विकास हेतु विस्तृत विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं,
जैसे जनजाति उप योजना 1974-75 में ये बनाया गया। और इसकी विशेषता यह है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही की 23 पंचायत समितियों में इस योजना द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, जलापूर्ति, नियोजन व प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा परिवर्तित क्षेत्र निवास उपनाम माडा 1978 और 79 में इसकी स्थापना की गई। राज्य के 16 जिलों में आश्रम, स्कूल, ग्रामीण गृह निर्माण कार्य, दुकान हेतु अनुदान, सामूहिक कुओं को गहरा करना, जलापूर्ति, सिंचाई व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और शहरिया विकास कार्यक्रम है जो 1977-78 में इसकी स्थापना की गई। 12 जिले में शहरिया जाति को कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुनर्वास आदि की जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम जैसे माडा क्लस्टर योजना 1978-79 में इसकी स्थापना की गई। राज्य के 7 जिलों में माडा क्लस्टर के सर्वांगीण विकास का कार्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अलावा एक बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम है जो 1979 में स्थापित किया गया। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को छोड़कर 30 जिलों में संचालित है। और निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, वस्त्र, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण विद्यार्थियों को इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ परियोजना भी लागू की गई है जिसको समन्वित नारू उन्मूलन परियोजना के नाम से भी जाना जाता रहा है। और दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई। राज्य सरकार व यूनिसेफ के सहयोग से यह योजना राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में चलाई गई है और 31 मार्च 1992 को पूरी हो गई। इसके अलावा जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन है 1985-86 में। आदिवासियों को शहतूत की उन्नत किस्में उपलब्ध करवाकर रेशम के कीट पालन का प्रशिक्षण देना मुख्य उद्देश्य इसका रहा है। इसके अलावा एक एकलव्य योजना है जिसकी स्थापना 1990-91 में की गई। आदिवासी बालकों के लिए भारत विकास परिषद द्वारा विद्यालय, छात्रावास व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और जो आखिरी है वो रूख वहला कार्यक्रम है जो 23 दिसंबर 1986 को स्थापित किया गया। सामाजिक वानिकी का विकास करना तथा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना, डूंगरपुर जिले के बगदरी गांव को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस तरह से ये कुछ संस्थाएं हैं जो इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इनको आधुनिक जीवन में जोड़े रखती हैं। धन्यवाद।